स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशित तत्व जो संविधान से संबंधित है। इनमें से 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में 45 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनमें से जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं वो किससे ग्रहण किए गए, इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। उसका आंसर बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशित तत्व आयरलैंड से लिए गए। तो दोस्तों, भारत के जो नीति निर्देशित तत्व वो तो आयरलैंड से लिए गए, लेकिन आयरलैंड ने जो नीति निर्देशित तत्व लिए वो लिए हैं स्पेन से। ये ध्यान रखना दोस्तों, आयरलैंड ने तो लिए स्पेन से और भारत ने लिए आयरलैंड से। क्या लिए? नीति निर्देशित तत्व। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, भाग 4 में। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशित तत्व उनका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों, इसमें अनुच्छेदों के बारे में बताना है कि नीति निर्देशित तत्व कितने अनुच्छेदों में विभक्त हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में आर्थिक सिद्धांत को भी अपनाया गया, सामाजिक सिद्धांत को भी अपनाया गया और प्रशासनिक सिद्धांत को भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किनका? नीति निर्देशक तत्वों का। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य? दोस्तों, यह भी जो प्रश्न आया उसी के अनुसार इसके जो ऑप्शन है वो चेंज हो गए। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? दोस्तों, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन, के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशित तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार अन्य जो सदस्य हैं प्रारूप समिति के, जैसे नासुरुद्दीन शाह, इन्होंने कहा था नीति निर्देशित तत्वों के बारे में कि नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभ कामना का प्रस्ताव है। शुभ कामना का प्रस्ताव है। ये किसने कहा था? श्री नासुरुद्दीन शाह ने कहा था, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशित तत्वों के बारे में कहा कि नीति निर्देशित तत्व एक अनोखी व्यवस्था है, एक अनोखी व्यवस्था है। इसी प्रकार एक विद्वान हुए प्रोफेसर वीहियर जिन्होंने कहा था नीति निर्देशित तत्वों के सिद्धांतों को उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है नीति निर्देशक तत्व।
अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। और दोस्तों एक बात यह ध्यान देंगे कि ये नीति निर्देशित तत्व जो भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए हैं वो किसकी समिति के आधार पर? तेज बहादुर सप्रू समिति के आधार पर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशित तत्व भारतीय संविधान की किस समिति के आधार पर लिए गए? तो तेज बहादुर सप्रू समिति के निर्मित आदेश पे नीति निर्देशित तत्वों को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों समाजवादी अर्थात कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रेरणा देता है भारतीय संविधान का जो अंग है वो है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कल्याणकारी योजना। कल्याणकारी संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो इसका सीधा जो आंसर मिलता है दोस्तों वो नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार उपरोक्त में से नहीं। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं और मौलिक जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, वो वाद योग्य होते हैं। नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो दोस्तों ध्यान देना कि नीति निर्देशित तत्वों का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है, तो इस पर वो निर्भर रहती है। तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशित तत्व होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, वे उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या दोनों वाद योग्य हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो कल्याणकारी शब्द दोस्तों जहां पर सीधा दिखाई दे और ऑप्शन में आपको सीधा क्या टिक करना है, ए ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशित तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुछ का। नीति निर्देशित तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कभी कभी मूल अधिकारों को, कुछ मूल अधिकार होते हैं जिनका हनन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना जो निहित किया गया दोस्तों वो भी किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग के रूप में। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो दोस्तों ये जो समान कार्य के लिए जो समान वेतन दिया जाता है ये अनुच्छेद 39 के तहत दिया जाता है, आर्टिकल 39, जिसमें सभी स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार दिया गया कि वो अपने कार्य के बदले उनका वेतन समान रूप से मिले। और दोस्तों 39A में दोस्तों क्या बात कही गई कि 1 लाख रुपये तक की आमदनी वाले जो लोग हैं, परिवार, उनको निःशुल्क और विधिक, निःशुल्क अर्थात बिना किसी शुल्क के उनका समान न्याय और निःशुल्क विधि अर्थात कानून का अधिकार है। अर्थात उन पर मुकदमा अगर कुछ की सहायता हो तो उसके लिए
अनुच्छेद 39A का गठन किया गया है, जिसमें जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए सहायता के लिए कानून फ्री चार्ज होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान अर्थात अलग करने का प्रावधान है? तो दोस्तों ये किस में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और किस में कहा गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 51 के तहत कहा गया कि 50, अनुच्छेद 50 के अनुच्छेद 50, उसमें कहा गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ये भी है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। गोवध निषेध, ये भी है। निजी संपत्ति की समाप्ति, दोस्तों ये इसमें नहीं है। ये दोस्तों किसमें है? मूल अधिकार में है, जिसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व जो नहीं है वो है मनोवैज्ञानिक मनोभावों का विकास। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? जो नीति निर्देशक में तो शामिल है लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये नीति निर्देशक में शामिल है, मूल अधिकार में है। ये भी है, ये भी है, लेकिन मूल अधिकार में क्या नहीं है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो समाजवादी कब माना जाता? ग्राम पंचायतों की स्थापना से, गोवध पर प्रतिबंध, या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, या आय की असमानता को कम करने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्वशासन के प्रभावी अकालों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन, गोवा। गोवा में, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत लागू होता है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो गोवा में लागू है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है वो है 14 वर्ष। 14 वर्ष तक है। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 के, जिसमें अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। और यह मूल अधिकार में कब आता है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 का में प्रावधान है।
अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय, अर्थात उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते और मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान कौन से संशोधन के तहत, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में टकराव की स्थिति होने पर राज्य के नीति तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी योजना, तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि, तो दोस्तों ये है 39A में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों किसके बारे में वर्णन किया गया, मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 48 में दोस्तों क्या, कृषि पशुपालन के लिए उच्च और नवीन तकनीकों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना और गो निषेध का भी वर्णन किया गया अनुच्छेद 48 में। और 48A में दोस्तों या क में वन और वन्य जीव विकास के बारे में दिया गया, वन एवं वन्य जीव के विकास के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 51 में दोस्तों क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना के लिए राज्य को प्रयास करना, विदेशी समूहों का समर्थन, अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई किस अनुच्छेद के तहत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 44 के तहत। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 में दोस्तों किसकी बात कही गई, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, और अनुच्छेद 21 के तहत भी। और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसका प्रावधान किया गया। और 48 के में दोस्तों किसके बारे में कहा गया, वन्य एवं वन्य जीव के विकास के बारे में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 के तहत। और अनुच्छेद 46 में दोस्तों क्या होगा, 45 की हमने बात की थी, तो 46 में क्या होगा कि पिछड़े वर्ग के ST SC जो वर्ग हैं और OBC वर्ग, इनके लिए शिक्षा व आर्थिक विकास के लिए संरक्षण और प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है, अतः शिक्षा का बढ़ावा देने का उद्देश्य, अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल अर्थात SC ST OBC वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 47 में किसकी बात गई, पोषण स्तर को सुधार करने के प्रयास और शराब मादक पदार्थों पर रोक का प्रावधान है। जिस प्रकार भारत में गुजरात राज्य, बिहार राज्य और नागालैंड और लक्षद्वीप, इन राज्यों में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत काम करने के अधिकार को। दोस्तों ध्यान देना, तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, दोस्तों आपको इसका बताना है आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है होगा अनुच्छेद 41 के तहत काम करने के अधिकार को, निःशक्त जनों को
जैसे महानरेगा का काम, महानरेगा जो काम चल रहा है गांधीवादी के अनुसार, उसमें क्या है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति तत्वों में सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 41 के तहत। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दे रखे, सूची में उसके विषय। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, तो अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार का गठन है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य तो समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो दोस्तों ये A, B, C ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन डी ऑप्शन है जो नीति तत्वों में सम्मिलित नहीं है, सूचना का अधिकार। ये जो सूचना का अधिकार है दोस्तों मूल अधिकार में सम्मिलित है, मूल अधिकार में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो दोस्तों सभी नागरिकों के लिए समान रूप से आचार संहिता लागू नहीं होती। अगला प्रश्न है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, संविधान की प्रस्तावना भी होता है, मौलिक अधिकारों में नहीं होता है, नीति तत्वों में सम्मिलित है। तो ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों डी ऑप्शन ए और सी दोनों में है, क्योंकि नीति तत्व है वो संविधान में है, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है, तो ए और सी ऑप्शन सही है। तो ए सी आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा, और इन प्रश्नों को हल करने के बाद आपको कितने प्रश्नों के आंसर आए उसको बताना ज़रूर कमेंट के द्वारा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सर्वज्ञान एकेडमी को। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।